ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल कर रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के इस कठिन दौर में गुलजार की लिखी ये लाइनें बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। इसीलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। प्रोफेसर वार्ष्णेय, नमस्कार। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम देखें आज तो देश में कोविड-19 के जो ठीक होने की दर है वो 48.07% हो गई है और अब तक 95,527 रोगी ठीक हो गए हैं। और इस दर में अगर हम देखें तो निरंतर सुधार हो रहा है। अगर एक डेटा अगर हम नजर डालें तो लॉकडाउन के पहले चरण में रोगियों के ठीक होने की दर जो 11.42% थी, दूसरे चरण में 27% से अधिक हो गई और 18 मई को समाप्त लॉकडाउन के तीसरे चरण में ये दर 38.29% थी। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो लोगों के ठीक होने की दर है वो तेजी से बढ़ रही है। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोगों की जो ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि देखिए, जो वायरस है इसकी इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है। इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि अगर ये कोई व्यक्ति संक्रमित है और अगर आप अनप्रोटेक्टेड, जैसे अभी आपने भी कहा कि भाई मास्क लगा के रहिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी बना के रखिए, अगर हम ये अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, अगर हम ये नहीं करते, अब उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोगों को नेचुरली देखिए, जैसे जब आप लॉकडाउन आप खुलने की बात हो रही है तो कि शुरू में जो लॉकडाउन का पर्पस था वो यही था कि भाई कोरोना के ग्राफ को तेजी से ना बढ़ने दिया जाए और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जैसे हॉस्पिटल में बेड को क्रिएट करना और जो डॉक्टरों के लिए या अदर स्टाफ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए PPE किट तैयार करना, N95 मास्क करना, सैनिटाइजर, तो उस समय हमारे देश में इसकी प्रिपरेशन कम थी। आज हमारा देश इस मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया, तो उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हम उस हद तक ग्राफ को रोक पाए और वही जो ग्राफ है, क्योंकि जितने भी डाटा देखिए हमारे देश से आ रहे हैं वो यही है कि लगभग जो मृत्यु दर है वो 3.3% से भी कम है। इसका मतलब है देर सवेर जो है 97% लोग ठीक हो जाएंगे। और अभी ये होता है कि ज्यादातर हमने ये देखा कि 80-85% लोगों में इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होता है, या तो उनको एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि हमें इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ हम उनको टेस्ट कराते हैं। जैसे कोई कोरोना का व्यक्ति पॉजिटिव आया जी, उसके संपर्क में आने वाले जो है उसके घर के मेंबर हैं या संपर्क में जो आए उनका टेस्ट कराया तो हमने टेस्ट में देखा कि वो भी पॉजिटिव आ गए, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। इसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। यह बहुत ही माइल्ड सिम्टम है कि हल्का सा खांसी है, हल्का सा बुखार है, जैसे बहुत से नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में हो जाता है। और वो 5-7 दिन में जब उनकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जो इसकी ठीक होने की दर है वो लगभग जो है
90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद हल्का लंग्स में इंफेक्शन, निमोनिया हो जाता है, उससे हो जाते हैं। हाँ, 3% के करीब व्यक्ति जो कि खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, HIV की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, या उनको कई दवाइयां ऐसी चल रही हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, उन लोगों को जब ये निमोनिया हो जाता है तो उनमें मृत्यु दर काफी हद तक है, 80-90% मृत्यु दर है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 90-97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और यही कारण है कि धीरे धीरे करके जो हमारा ठीक होने का दर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और कुछ समय, चूंकि वायरस एक बार हमारे शरीर में आ गया तो वायरस का जो प्रभाव है जाने में वो 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक लगता है। तो इसीलिए अगर आने के बाद वो 2 से 4 हफ्ते लेंगे लोग ठीक होने में, तो इसलिए वो पीरियड जब निकल जाएगा तो ये नंबर जो है जो ठीक होने का है वो और भी बढ़ता चला जाएगा। और एक स्टेज पे आप देखेंगे कि सभी लोग लगभग 96-97% लोग ठीक हो गए, केवल 3% लोग ही जिनको दुर्भाग्यवश जिनकी मृत्यु हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बताई है। आपसे डॉक्टर वार्ष्णेय एक बात और जानना चाहेंगे। अब चूंकि आप मेडिसिन विभाग और आपका इतना लंबा अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ पे एक बात ये आती है कि कोविड-19 के केस में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की बात की जाती है कि ये 95% से सामान्य लोगों में अगर ज्यादा होना चाहिए, और धीरे धीरे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो कोविड-19 पेशेंट्स का घटता जाता है। तो ये किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, या इसमें क्या कुछ मतलब ये बताता है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल? हाँ, ये देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा जब तक ये वायरस जो है, ज्यादातर केस में जो वायरस हमारे शरीर में घुसता है वो नाक और मुंह से घुसता है, और करीब 5-7 दिन तक जो है ये वायरस थ्रोट में ही, जो हमारे गले में ही मल्टीप्लाई करता है। उस समय तक तो आपको हल्के इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं, जैसे आपको बुखार आएगा, खांसी होगी, थोड़ा बहुत किसी में नजला हो सकता है, किसी में और सिम्टम थोड़ा सा डायरिया, या जो कॉमन सिम्टम वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, सिर दर्द, शरीर दर्द, मसल में दर्द, वो हो सकते हैं। कुछ परसेंटेज केस में जहां मैं अभी आपको कहा इम्यूनिटी डाउन होती है, ये वायरस हमारा नीचे लंग्स में चला जाता है। जब वो लंग्स में चला जाता है तो जो लंग्स की कोशिकाएं हैं उनको प्रभाव करता है, और उसको हम निमोनिया बोलते हैं। जब ये निमोनिया हो जाता है तो जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम करते हैं उनको हटाने का। वो वहां से जो है जो ऑक्सीजन जाती है वो लंग्स के द्वारा फिल्टर होकर हमारे ब्लड में जाती है, और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स की सेल से जो है, जब वो लंग्स की सेल काम नहीं करती, उनमें सूजन आ जाती है, तो वो फिल्टर जो एक तरीके का है वो हमारा ऑक्सीजनेशन सिस्टम है वो काम नहीं करता, और उसमें ऑक्सीजन लेवल घटनी शुरू हो जाती है। जनरल सामान्य व्यक्ति का जो 95% के ऊपर होता है, अगर वो 90% से नीचे घटना शुरू हो जाए तो वो एक स्थिति गंभीर हो जाती है, और कई बार वो 85%, 80% भी हो जाता है। जब इस तरीके की चीज होती है तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, उसको सांस भारी होने लगता है, उसकी मसल्स तेज चलने लगती हैं, और उसको लगता है कि ही गैस्ट्रिंग फॉर द डेथ उसको। और प्लस उस समय उसके सिस्टम पे चूंकि ऑक्सीजन और सारे शरीर में नहीं जाएगी, उसके ब्रेन में नहीं जाएगी, उसके हार्ट के नहीं जाएगी, उसके और अंगों का भी जो है वो जो काम है वो प्रभावी हो सकता है। हार्ट पे भी ऐसा रह सकता है, उसके ब्रेन में उसको जो ऐसा लगता है कि नींद सी आ रही है, या सोने का मन कर रहा है, या कई बार उसको दौरे भी पड़ सकते हैं, बेहोशी भी छा सकती है, या उसके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से, तो वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, क्या ऑक्सीजन की कमी, जैसे हम ये कहें कि एक सांस का फूलना भी क्या कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है? अगर डिफिकल्टी ब्रीदिंग हम जिसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी किसी भी इन्फेक्शन में, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, हर इन्फेक्शन में, केवल ये कोरोना का कोई स्पेशल नहीं है। आपको जरूर निमोनिया जब भी है, इतने तरीके के वायरल निमोनिया होते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया होते हैं। इससे पहले जो अगर हम जैसे H1N1 निमोनिया या स्वाइन फ्लू की बात करें, उसमें भी निमोनिया होता है, तो उसमें भी लोगों की जो मृत्यु वो हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी से ही होती है। तो ये जब किसी भी चीज से हमारे लंग्स प्रभावित हो जाते हैं उसको हम निमोनिया बोलते हैं, और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और फिर हमें उस व्यक्ति को ऑक्सीजन देनी पड़ती है। अगर ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन देने से, हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से उसकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है तो अच्छी बात होती है। कई बार हम हाई फ्लो ऑक्सीजन भी देते हैं, उससे भी नॉर्मल नहीं होते, तब हमको उसको जो है
तो ऑक्सीजन देने वाली मशीन जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं सामान का, उस पर डालना पड़ता है, जिससे कि हम फोर्सफुली, जब नॉर्मल हम ऑक्सीजन देते हैं तो उसका फोर्स नहीं होता है। जब हम वेंटिलेटर देते हैं तो उसको हम फोर्स के द्वारा ऑक्सीजन दे सकते हैं और उससे कई लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट को वेंटिलेटर डालने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी और भी जो है दवाइयां देने के बाद, क्योंकि अभी इस वायरस की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन कि भाई ये वायरस पे असर करेगी और ये वायरस को किल कर देगी, वो अभी नहीं आई है। सारे वर्ल्ड में चूंकि ये बीमारी है, काफी तरीके की दवाइयां जो है ट्राई की जा रही हैं लगातार, और परंतु ऐसी कोई प्रभावी दवा अभी तक नहीं आई कि हम ये दवा दे देंगे तो वायरस किल हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही कोरोना की दवा और इसकी जो वैक्सीन है वो विकसित की जाएगी। बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और हम पहली कॉल लेते हैं जौनपुर से राजधर मिश्रा जी की। हेलो। नमस्कार जी राजधर जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सबको नमस्कार। मेरा जी नमस्कार सर, मेरा 2 सवाल है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना वायरस के जो कीटाणु हैं सर, हवा में उड़ते हैं क्या? अगर हवा में सर उड़ते हैं तो कितने देर तक मतलब कि जीवित रहते हैं? और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मानसून चालू हो गया सर, बारिश के मौसम, तो जैसे कोरोना में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द सब बचे होते हैं, तो सर बारिश में भी सब यही सिम्टम्स सेम रहते हैं, तो सर हमें दोनों में कैसे फर्क समझेंगे कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, या सर क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल है आपके। सबसे बड़ा तो ये है कि जो कोरोना वायरस होता है, जैसे आपके गले में इन्फेक्शन हुआ तो उस समय आपको बुखार के साथ खांसी या कई बार छींकें आती, और ये जो वायरस होता है वो जो हमारी जब खांसी हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आती हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम कई बार तेज भी बोलते हैं तो भी हमने देखा कि वो थूक की जो बूंदें होती हैं वो हल्की हल्की बाहर आती हैं। इनमें वायरस होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जब वायरस, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर आपने अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया हुआ है और आप खांस रह चुके हैं, तो ये देखा है कि लगभग 3 से 5 फीट की दूरी तक ये वायरस बहुत ज्यादा जा सकते हैं। और उस समय उस बीच में अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके मुंह पे भी मास्क नहीं लगा हुआ, तो चूंकि वो हवा में उस समय वायरस है, तो वो वहां पे जब सांस लेगा तो वो वायरस उसी ड्रॉपलेट के जरिए उसके मुंह में और नाक में चला जाएगा, और उसकी संभावना काफी होती है। क्योंकि ये स्टडी देखी गई है कि अगर दोनों व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है और जो दूसरे उसके पास खड़ा हुआ, अगर दोनों मास्क नहीं लगाते और उसको संक्रमित व्यक्ति खांसता छींकता है, तो लगभग उनको 100% चांस है कि वो इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क लगा लेता, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण आता है, अगर वो मास्क लगा लेता है तो उसका जो संक्रमण है वो उसके मास्क के भीतर ही रह जाएगा, तो लगभग 70% चांसेस घट जाते हैं इन्फेक्शन होने के। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगा लेते हैं, आप संक्रमित व्यक्ति भी लगा लेता है और उसके सामने जो स्वस्थ व्यक्ति मास्क लगा लेता है, तो ये संक्रमण घट के 2-3% रह जाता है। और अगर आप दूरी बना लेते हैं सामाजिक, 3 से 5 फीट की दूरी पर रहते हैं, तो इस संक्रमण की संभावना बहुत ही नगण्य हो जाती है। इसीलिए हर डॉक्टर देखिए बार बार, या सरकार हर बार यही सुझाव दे रही है कि भाई हर व्यक्ति ये मान के चले कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आ रहा है अनजान, वो संक्रमित हो सकता है। अगर वो संक्रमित हो सकता है तो हम प्रोटेक्ट कैसे करें? तो संक्रमित होने वाले व्यक्ति वो भी माने के वह है, तो इसलिए दोनों अगर मास्क लगाएंगे और एक सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, तभी हम इस इन्फेक्शन के प्रसार को रोक पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे हम सबने बोला है कि अभी इसके लिए ना तो कोई वायरस की कोई दवाई है और ना ही हमारे पास जो है कोई वैक्सीन उपलब्ध है। दूसरा सवाल आपने बारिश के बारे में पूछा है जी। जैसे आपने कहा कि भाई और फ्लू में भी ये लक्षण हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले जैसे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है, उसी में भी इस तरीके के लक्षण आते हैं। परंतु चूंकि ये बीमारी अभी चल रही है, तो जब ये बीमारी अभी चल रही है तो ये होता है कि भाई इस समय अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जिसको इन्फेक्शन है, तो संभावना काफी ज्यादा है कि कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। इससे पहले देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नॉर्मल फ्लू होता है, जो नॉर्मल है, वो भी 10% केस में ह्यूमन कोरोना होता है। वो शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ह्यूमन कोरोना वायरस होता है जो 10% केस में हमारे जो इस तरीके का सर्दी जुकाम है, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। वो इस तरीके के वायरस नहीं होते जो तेजी से किल कर दें, या वो बहुत ज्यादा जो है सीरियस वायरस नहीं होते। क्योंकि इस वायरस की इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और
ये 2-3% केस में जो है मृत्यु का कारण भी बन रहा है। इसलिए लोग इससे बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं। सारी सरकारें भी उसके लिए रोकने के लिए आपको बार बार सजग कर रही हैं, और तो ये जानकारी बहुत जरूरी है और ये बचाव करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अब हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू का, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद सब्बरवाल जी। हेलो प्रमोद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा एक सवाल है जी। कोविड-19 वायरस से बचने के लिए जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और घर के अंदर रहना है जी, तो वो तो इंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, उनका पालन हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमें दूध वाला हमें दूध देने आ रहा है, सब्जी वाला सब्जी देने आ रहा है, पेपर देने वाला पेपर दे रहा है हमें, तो उनसे हम कैसे बचेंगे? हाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपको। तो इसीलिए हम सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिसमें कि खांसी बुखार के हैं, वो व्यक्ति अगर जागरूक है तो वो अपने को अलग करे, वो देखिए किसी भी उसमें ना जाए। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो वो अपने को आइसोलेट करे, अपने घर के भीतर आइसोलेट करे, या फिर उसकी जरूरत होगी तो हॉस्पिटल या जहाँ पे आइसोलेट करे। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसको कोई भी लक्षण नहीं है, अगर ना उसको खांसी है ना जुकाम है बुखार, तो उसके संक्रमण होने की संभावना नहीं है। फिर भी वो एहतियात के तौर पे अगर अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रहता है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके जाता है, और फिर वो आपको दूध की थैली या वो देता है, और आप भी एहतियात के तौर पे अगर उसकी दूध की थैली लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो उसे लेने के बाद उस थैली वगैरह को जब आप रिसीव कर रहे हैं उस समय आप अपने चेहरे पे मास्क लगा के रहिए। उससे 2-3 फीट की अगर वो हो सकता है तो उसको कहिए कि बाहर रख जाए। वो जो भी दूध की थैली आप अपने पर्सनल लाना, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि भाई बालकनी में मेरे या कहीं पे भी जो है जो भी खाने का सामान है वो वहां रख जाए। उस समय के बाद आप उठा लें। तो जब आप उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तो वो चांसेज आपके इन्फेक्शन के बहुत कम है। फिर भी एहतियात के तौर पे आप जैसे दूध की थैलियां हैं उनको अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर सकते हैं, सब्जियां वगैरह है उनको वॉश करके सुखा सकते हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है कि जब ऐसी आप चीजें छू रहे हैं तो अपने उसको जब आप छू के कर दें, जो उनके ऊपर की थैली वगैरह है वो बाहर फेंक दें, और फिर अपने हाथों को अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से साबुन से साफ करें। उसके बाद ही अपने हाथ को अपने मुंह पे या नाक पे लगाएं, क्योंकि अगर वायरस देखिए आपके हाथ पे भी आ गया है, वो भी वायरस आपके शरीर में नहीं जा सकता जब तक कि आप गंदे हाथों से अपने मुंह और नाक को या आंखों को ना छुएं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप मास्क लगाए रखेंगे तो बहुत कम चांसेज हैं कि आप अपने नाक और मुंह को छुएंगे। और अगर आपको जरूरत है तो पहले अच्छी तरीके से अपने हाथों को वॉश करिए, फिर अपने नाक मुंह आंख पे काम लगाइए। अगर ये सब चीजें आप सावधानी रखेंगे तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपको इन्फेक्शन हो। जी डॉक्टर साहब, और आप हमारे पास सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे एक श्रोता ये पूछ रहे हैं कि उन्हें कल से बुखार है और 102 फीवर है, तो और बाकी सिम्टम्स कोई और नहीं है, तो उन्हें किस तरीके से किसी चिकित्सक के पास जाके या कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर केवल बुखार है तो इनको अभी मॉनिटर करना चाहिए, और अगर उसमें खांसी नहीं है या कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो इतनी कोई आवश्यक नहीं है टेस्ट कराने के लिए। और अगर खांसी बुखार के साथ खांसी आ जाती है या उनको सांस लेने में तकलीफ होती है या कोई और परेशानी आ रही है तो जरूर इनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, वो इनकी को और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि किस स्टेज पे आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। केवल बुखार कई बार सामान्यतः वायरल बुखार या फीवर होता है जो 1-2 दिन में उतर जाता है, लेकिन हाँ उसके लक्षण को नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर वो बुखार लंबा परसिस्ट करता है या उसके साथ गले में जो है खराश होनी शुरू हो जाती है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, खांसी आनी शुरू हो जाती है, नाक में छींकें वगैरह आनी शुरू हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए। और डॉक्टर साहब, अब हमारे साथ लुधियाना से मलकियत जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी मलकियत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। सर मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो हमने देखा कि जो आम वायरस होते हैं समय बीतने के बाद कुछ कुछ कमजोर होकर खुद ब खुद खत्म भी हो जाते हैं, क्या कोरोना में ऐसा है? तो दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंध दिव्यांग लोगों का है, दृष्टिबाधित लोगों का है, जो कि देख नहीं सकते या और किसी तरह से दूसरे पे हाथ पकड़ के सहायता लेनी पड़ती है।
तो कोरोना में उनको किस तरह से मतलब सावधानी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी और उन लोगों को भी जिनको जरूरत है दूसरे लोगों की? देखिए, चूंकि ये जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये नया वायरस है। नया वायरस का मतलब है, जैसे नोवेल कोरोना वायरस का मतलब है कि पहली बार ये वायरस इस जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ आया, तो इसीलिए हम उसको नोवेल कहते हैं और उसका नाम जो है अब वो सार्स कोरोना वायरस 2 रखा गया। अब ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, हाई टेम्परेचर पे इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कहना मुश्किल है। ज्यादातर हम लोगों ने ये देखा कि जो सांस के और भी वायरस होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या सांस के हैं, वो ज्यादातर विंटर में मौसम में एक्टिव ज्यादा होते हैं, और जब समर आती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उनकी एक्टिविटी कुछ हद तक कम हो जाती है। परंतु ये वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा अभी किसी को नहीं पता, पहला सवाल। दूसरे, जो मान लीजिए आपने दिव्यांगों की बात करी है, जो आंखों से नहीं देख पाते हमारे भाई लोग, उनके लिए डेफिनेटली अगर देखिए वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई मदद की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश है कि भाई वो मास्क लगा के तो जाएंगे ही जाएंगे, वो मास्क लगा के जाएं। अगर उनका जाना बहुत जरूरी है, अगर बिल्कुल जरूरी नहीं है तो अपने घर में रहें, लेकिन अगर बहुत ही आवश्यक है तो फिर कोशिश करें कि अपने ही घर के किसी मेंबर को, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो उनको साथ में लेके चले, या अड़ोसी पड़ोसी जिसकी भी मदद वो ले सकते हैं, जो स्वस्थ है और जो आंखों से जिसकी आंखें ठीक हैं, वो अपने साथ लेके चले, तो वो भी अपने हाथ में मास्क लगाए। तो इस तरीके से अगर आप घर के मेंबर जो स्वस्थ हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन जब बोलते हैं ज्यादा, जबकि आप किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। जैसे आप घर में सब फैमिली मेंबर रह रहे हैं और सभी फैमिली मेंबर स्वस्थ हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप एक दूसरे से बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि सब स्वस्थ व्यक्ति हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति हैं तो कोई ना तो वहां पे वायरस है, ना ही किसी को फैलेगा एक दूसरे से। तो अब ये बात जरूर है कि चूंकि वो जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी समस्या ये है कि वो सड़क पार करना है या कहीं जाना है, नॉर्मली वो किसी की मदद ले लेते थे या लोग उनकी मदद कर देते थे, परंतु आज के वक्त में ये बड़ा मुश्किल है। तो दूसरा व्यक्ति भी शायद उनके संपर्क में ना आना है, चाहे मदद करने के लिए उनको भी मदद ना मिले, तो फिर ये जरूरी है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी बाहर निकलें, और हो सकता है तो अपने किसी भी घर के मेंबर को, मित्र, रिश्तेदार को अपने साथ लेके जाएं, जो कि उनका वो आवश्यक कार्य करा के उनको वापस घर ला जा सके। और बाहर जाते वक्त वो सभी लोग मास्क जरूर लगा कर रहें। जी डॉक्टर साहब, और देश के कोने कोने से हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे पास श्रोता जुड़े, जम्मू से फोन आया, पंजाब से, और अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश श्रीवास्तव। हेलो मुकेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो ये उसका टेस्ट करते हैं कोरोना का, मुंह और नाक से सैंपल लेके करते हैं, इसके अलावा क्या ब्लड से भी सैंपल लेके टेस्ट किया जा सकता है? एक क्वेश्चन मेरा ये है जी। दूसरा बात यह है कि जो दुगने होने की दर है अपने यहाँ की, ये से आप ये अंदाज लगाते हैं कि कितना संक्रामक हो गया है कोरोना, कितना संक्रामक है? क्या ये तरीका सही है कि दुगने होने की दर के हिसाब से हम इसका अनुमान लगाए? और एक छोटी सी बात और है कि मैं जो ये कहना चाह रहा था कि जब किसी का सैंपल लेते हैं, किसी को सिम्टम्स आते हैं तो हम उसका सैंपल ले लेते हैं, और लेकिन उसके परिवार का सैंपल नहीं लेते। जब वो पॉजिटिव निकलता है तो हम उसके परिवार का सैंपल लेते हैं बाद में। ये सारे सैंपल एक साथ ले लिए जाए है तो परिवार के 2-4 लोग जो इफेक्टिव होने वाले थे वो रोक सकते हैं। नहीं, देखिए आपकी बातें बहुत जेन्युइन है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि चूंकि ये वायरस मोस्टली नाक में होता है और गले में होता है, तो जो नाक से हम सैंपल लेते हैं, जिसको हम नेजोफेरेंजियल स्वाब बोलते हैं, इसकी जो दर है पॉजिटिविटी की वो 90-95% है। 100% इसकी भी नहीं होती। 5% केस में वायरस होने के बाद भी ये निगेटिव हो सकता है। तो ये सैंपल लेने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर सैंपल ले रहे हैं या जो टेक्नीशियन सैंपल ले रहा है वो कितनी अच्छी तरीके से सैंपल लेता है। केवल हम गले का सैंपल लेते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव दर है वो 50-60% तक ही होती है। तो ज्यादातर केस में अगर केवल एक सैंपल लेना है तो वो हम नाक से लेते हैं, और अगर 2 सैंपल लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर सुविधा है तो नाक और गले दोनों का सैंपल ले लेते हैं। और चूंकि इसमें हम RT-PCR टेस्ट बोलते हैं, इसमें हम जो RNA वायरस है उसकी टेस्टिंग करते हैं। जहां तक देखिए जो ब्लड का टेस्ट सवाल है, उसमें हम वायरस को टेस्ट नहीं कर सकते, उसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में इस वायरस के अगेंस्ट बनती है। तो ये एंटीबॉडी ज्यादातर केस में वो एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद बननी शुरू हो जाती है। और ये एंटीबॉडी टेस्ट भी, जैसे आपकी जानकारी के लिए, कि आज ही ICMR ने एक नई गाइडलाइन शुरू करी है जिसमें वो एंटीबॉडी किट जो है अप्रूव हो गई है। लेकिन ये एंटीबॉडी किट ये बताती है कि आपको पहले इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ।
या जो एसिम्टोमेटिक की बात आप कर रहे हैं कि जिनको सिम्टम नहीं आए, उनको कभी इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ, इसको हम सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं, समाज में ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन कितना व्याप्त हो गया। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जैसे हम रैंडम टेस्ट करेंगे, आपके जैसे एक इंफेक्टेड पेशेंट है, उसके एसिम्टोमेटिक जो कॉन्टेक्ट में आए, चाहे वो उसके पारिवारिक जन हो, चाहे जिनके साथ वो कभी उठा बैठा हो, उनमें एट रैंडम टेस्ट करेंगे कि भाई उनको भी तो कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था जबकि उनको सिम्टम नहीं थे। इसीलिए जो हेल्थ वर्कर जो हमारे होते हैं, हेल्थ वर्कर जो सामने होते हैं, जो लगातार पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं, उनका एट रैंडम टेस्ट करते रहते हैं कि उनको कहीं साइलेंट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये हमारा ये दिखाता है कि समाज में वो बीमारी कितनी व्याप्त हुई है। कि एक नंबर जो आपने कहा कि दुगने होने का समय ऐसा होता है कि जब आपका बेस कम होता है। अगर आपके पास देखिए एक चीज है तो एक के 2 हो गया तो वो डबल हो गया, लेकिन अगर वो बेस आपका जैसे 10,000 20,000 हो गया तो जब वो डबल होंगे तो वो नंबर भी 40,000 हो जाएंगे। तो अगर वो जो जिस समय इन्फेक्शन शुरू हुआ था उस समय डबलिंग रेट 3-4 दिन का था, आज वो डबलिंग रेट अगर हमारा 12-14 दिन का है तो नंबर ऑफ द पेशेंट तो जरूर ज्यादा है लेकिन इन्फेक्शन का रेट कम। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब आपने बात कही। और अब हम चलते चलते एक कॉल और लेते हैं। बड़ौद से हमारे पास फोन आया है महेश शर्मा जी का, जो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं। हेलो महेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सवाल है जी, 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डेफिनेटली जो 50 से ज्यादा के हैं या और उससे थोड़ा और ले लें 60 से ज्यादा है, या जिन लोगों को कई बीमारियां लगी हुई है पहले से, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की है, किडनी की है, या कोई डायलिसिस किसी का चल रहा है, या किसी को सांस की बीमारी है या फेफड़े की बीमारी है, या जो धूम्रपान कर रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अगर कोई धूम्रपान करता है तो धूम्रपान बिल्कुल छोड़ दें। अपनी जो दवाइयां बीमारी की चल रही हैं उनको नियमित रूप से लेते रहें। जहां तक पॉसिबल हो, अगर ऐसे लोग अवॉइड कर सकते हैं तो वो बाहर ना जाएं किसी काम के लिए, अपने घर के भीतर सुरक्षित रहें और अच्छा खाना बनाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। प्रोटीन की चीजें जैसे दूध है, दही है, दालें हैं, उनका सेवन ज्यादा करें। अगर आप जो है अंडा वगैरह जो मांसाहारी हैं तो वो भी अच्छी तरीके से पका हुआ है तो उसको भी खा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। एक नियमित व्यायाम, हल्का सा व्यायाम जो आप कर सकते हैं घर में, जिसकी आप आदी हैं, चाहे थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या कोई भी है वो कर लीजिए। कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अच्छा चीज है। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे आंवला है, नींबू है, ऑरेंजेज है, मौसमी है, जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आयुर्वेदिक हमारा जो विभाग है वो ये कहते हैं कि भाई जो पुरानी घरों में या हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें काफी चलती हैं कि भाई हम हल्दी का सेवन करें, अदरक का सेवन करें, इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी तुलसी का सेवन करें तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब चीजें अच्छी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कितनी भी इम्यूनिटी अच्छी हो, अगर आप इन्फेक्शन वाले के सामने आएंगे अनप्रोटेक्टेड तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना अच्छी बात है, परंतु कोशिश यही करें कि अगर जरूरत ना हो तो आप घर के बाहर ना निकलें। बहुत जरूरत है तो पूरी सावधानी के साथ निकलें। अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखें। जहां तक पॉसिबल हो सकता है दूसरे व्यक्ति से 3 से 5 फीट की दूरी बना के रखें। अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करते रहें। अगर बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि कोई गंदी चीज छू ली आपने और अपने हाथों को किसी वजह से आपको मुंह पे लगाना पड़ रहा है, जी हाँ, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसमें 70% जी डॉक्टर साहब, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना के प्रति जागरूकता और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट NewsOnAIR